हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स पेपर हर में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, पिछले 2-3 वीडियो से मैं आपसे लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने रिलेशन को बचा लीजिए। तो दोस्तों, अभी एक बार फिर शॉर्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप रिलेशन को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, वरना उसके बाद हम लोग बैठे ही हैं लड़ने के लिए, रेडी टू फाइट, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक लीगल बात करने वाला हूं, और ये लीगल बात लगभग हर हस्बैंड के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ये मानते हैं कि सेक्शन 498A आईपीसी के अधिकतर मुकदमे, लगभग 80% मुकदमे झूठे दर्ज होते हैं। केवल 20% मुकदमे ही ऐसे होते हैं जिनमें वास्तव में महिला प्रताड़ित होती है और वो मुकदमा कायम करवाती है, लेकिन 80% मुकदमे झूठे दर्ज होते हैं। तो दोस्तों, ये झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। अब जब महिला को झूठा मुकदमा अपने पति पर करना होता है तो उसकी शुरुआत यहां से होती है कि वो एक एप्लीकेशन महिला थाना, वुमेन सेल, कॉ सेल में जाकर के लगा देती है। अब वहां काउंसलिंग के लिए हस्बैंड को बुलाया जाता है। जब हस्बैंड काउंसलिंग के लिए वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके खिलाफ एक शिकायती पत्र दिया गया है, और उस कंप्लेंट के अंदर, उस शिकायती पत्र के अंदर उस पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं, जिसमें उसके सारे घर वालों को भी इन्वॉल्व किया गया है। अब दोस्तों, ये एलिगेशन क्या होते हैं कि मुझे मारते पीटते थे, प्रताड़ित करते थे, दहेज के लोभी हैं, बार बार दहेज मांगते थे, और शादी में सारा पैसा हमने खर्च किया था, 50 लाख रुपए हमने शादी में लगा दिए थे, और आज भी ये मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं। कहते हैं जाओ अपने पिताजी के यहाँ से कार लेकर के आओ, जाओ अपने पिताजी के यहाँ से बाइक लेके आओ। इस प्रकार के एलिगेशन दोस्तों पति पर लगा दिए जाते हैं। अब अधिकतर मामलों में पति का इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं होता है, केवल अपनी रंजिश निकालने के लिए इस तरह के मुकदमे लिखकर इस प्रकार के झूठे एलिगेशन लगा दिए जाते हैं। और आजकल तो एक नया प्रचलन कि मेरे साथ इसने अप्राकृतिक सेक्स भी किया, जिस पर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप उस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आपको सेक्शन 377 से बचना है। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एग्जैक्टली दहेज की, कि जब आपकी पत्नी आपके खिलाफ बार बार हर जगह पर, कोर्ट में, थाने में, वुमेन सेल में एक ही बात बोल रही है कि ये मेरे से इतना दहेज मांगते हैं, 50 लाख की डिमांड करते हैं, 30 लाख की डिमांड करते हैं, गाड़ी की डिमांड करते हैं, बाइक की डिमांड करते हैं, और हमने इस शादी में 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए खर्च किया था, ये किया था, वो किया था, इनकी तरफ से कोई पैसा नहीं लगाया गया, सारा हमारी तरफ से लगाया गया। तो दोस्तों, ऐसे केस में आपको क्या करना है? अब दोस्तों, होता क्या है कि जब भी लड़का वुमेन सेल में जाता है, वो किसी ना किसी से ओपिनियन लेके जाता है। कई लोग हमसे भी ओपिनियन लेते हैं फोन पे कि सर मुझे कल वुमेन सेल में जाना है, बताइए मुझे वहां पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम उसे यही कहते हैं कि वहां जाकर के जो भी एलिगेशन आपके ऊपर लगे होंगे, सबसे पहले आप उसको डिनाई कर देना। तो जब वो वुमेन सेल में जाता है, उसे पता चलता है कि उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा है कि भाई वो इतनी दहेज की डिमांड करता है, और उन्होंने इतना इतना पैसा जो भी शादी में खर्च हुआ वो सारा लड़की वालों ने लगाया है। तो वो वहां जाकर के मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने दहेज की मांग कभी नहीं करी, और शादी में जो खर्चा हुआ था वो जेन्युइन तरीके से हमने भी किया था, और थोड़ा बहुत इन्होंने भी किया था, या जो भी रेशो हो उसके बारे में वो बता देता है। तो दोस्तों, अब हम कानून को जान लेते हैं, एक ऐसे कानून को जान लेते हैं कि यदि इस कानून में आप एक कंप्लेंट केस भी फाइल करोगे तो लड़की वाले स्टक हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी दहेज निषेध अधिनियम 1961 भी लागू होता है। दोस्तों, इस अधिनियम के उन सारे सेक्शंस के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, जो कि पतियों के काम आ सकते हैं और उनके लिए एक बहुत ही बेहतर काउंटर केस साबित हो सकता है। जैसे कि आप सब लोग जानते भी हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे काउंटर केस बनवाए हैं, मैंने उनको अलग अलग राज्यों में काउंटर केस दिए हैं। तो उसी प्रकार से ये भी एक बेहतर काउंटर केस हो सकता है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मेरे साथ आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और चैनल पर यदि नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट लीगल वीडियो लेके आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इस अधिनियम की धारा 3 यानी कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति दहेज लेता है या फिर दहेज देता भी है, वो आरोपी है। यानी कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध हैं। तो जब दोनों ही अपराध हैं, तो फिर लड़का तो वुमेन सेल में जाके यही कह रहा है ना कि उसने दहेज की डिमांड नहीं करी, उसने कोई दहेज नहीं लिया, यानी कि उसके ऊपर अपराध का इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन वो उसको डिनाई कर रहा है, मैंने नहीं किया। लेकिन लड़की और लड़की के घर वाले रिटर्न में वुमेन सेल में लिख के दे रहे हैं कि हमने इतना दहेज दिया, हमने इतना पैसा शादी में खर्च किया। क्लियरली पैसे की भी डिमांड है और क्लियरली दहेज भी उन्होंने दिया है, इस बात को मेंशन कर रहे हैं और खूब बड़ा चढ़ा के मेंशन कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना,
केवल इस काउंसलिंग में आरटीआई लगवा करके उसके सारे पेपर्स, उनके सारे स्टेटमेंट और उस कंप्लेंट की कॉपी, मतलब पूरी फाइल जो आपकी काउंसलिंग की होती है वो आपको ले लेनी है और इसकी एक फोटोकॉपी करवा करके अपने काउंटर केस के साथ लगा करके कोर्ट में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में एक मामला दर्ज कर देना है कि लड़की वालों का कथन है कि इन्होंने इतना इतना दहेज दिया था, इतना पैसा लगाया था और दहेज देना कानूनन अपराध है, तो आप उन पर कार्यवाही करवाइए और अपनी तरफ से आप डिनाई कीजिए कि आपने किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है। इन्होंने जो दहेज दिया भी हमने मना किया और अब इन्होंने उसके बावजूद जो दहेज दिया ये बोल के दिया कि हम अपनी लड़की को दे रहे हैं, हम तुम्हें नहीं दे रहे हैं, ये एज ए गिफ्ट है, हमने पर्सनली कोई भी दहेज इनसे नहीं लिया है, थोड़ा बहुत जो भी इन्होंने सामान दिया वो अपनी लड़की को दिया। अब ये खुद कह रहे हैं हमने ये दिया ये दिया ये दिया, तो इसका मतलब इन्होंने दहेज देने का अपराध किया है, लेकिन हमने कोई दहेज नहीं लिया। बाकी केस को बनाने का तरीका होता है कि केस किस तरह से बनाया जा रहा है। अगर केस प्रॉपर वे में बना है तो आप फंसेंगे नहीं, सामने वाला स्टक हो जाएगा। लेकिन केस बनाने में यहां पर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो आप ये समझिए फिर मामला आपके ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि दहेज लेना भी अपराध है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ड्राफ्टिंग में आप खुद ही फंस जाएं। तो इसलिए इस प्रकार के केस बहुत टेक्निकली और बहुत सोच समझ के, बहुत विश्लेषण के बाद बनाने पड़ते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि मैं केस बनाने में टाइम भी लेता हूं। आप में से कई लोग पूछते हैं कि सर आप 10-10 दिन का समय क्यों ले लेते हैं, तो वो इसीलिए ताकि कल को आपको कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट इस अधिनियम की मैं आपको बताने वाला हूं। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वो तो 5 साल तक का है कि इस अधिनियम में यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है या लेता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन इससे भी बहुत बढ़िया प्रावधान इसके जुर्माने को लेकर है। इसमें जुर्माने का यह प्रावधान है कि या तो दहेज देने वाले को या लेने वाले को 15,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, या उस दहेज की जो अमाउंट है वो देनी पड़ेगी, यानी विच एवर इज मोर, दोनों में से जो भी ज्यादा है कोर्ट ये देखेगी। तो यदि लड़की वाले कहते हैं कि उन्होंने 30 लाख रुपए दहेज दिया था तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि उनके ऊपर दोषी साबित होने पर जब जुर्माना लगेगा तो 15,000 रुपए नहीं लगेगा बल्कि वो 30 लाख रुपए लगेगा, क्योंकि कानून ये कहता है कि जुर्माना या तो 15,000 होगा या उस दहेज की रकम जितनी होगी उन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो जुर्माने की रकम होगी। यानी कि अब आप सोचिए 5 साल तक की सजा और 30 लाख रुपए का जुर्माना। यदि उन्होंने 30 लाख का दहेज मेंशन किया है, 50 लाख का मेंशन किया है तो 50 लाख का जुर्माना। कितना बड़ा मेंटल प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा यदि यह मुकदमा कायम हो जाता है और वो इसमें दोषी साबित हो जाते हैं। और दोषी साबित करना बड़ा ही आसान है क्योंकि वो खुद लिख करके दे रहे हैं, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। यदि उन्होंने वुमेन सेल में इस बात को लिख के दे दिया या फिर कहीं और लिख करके दे दिया, अपनी स्टेटमेंट को काट नहीं सकते। अब दोस्तों इस अधिनियम की एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। लड़की वालों का फैशन कि भाई हमारा इतना इतना पैसा लगा था, इतना इतना पैसा लगा था, अब आप हमें 30 लाख रुपए दो तो हम सब कुछ खत्म करते हैं, म्यूचुअली सेटल करते हैं, या फिर अब आप हमें 50 लाख रुपए दो, हम सब कुछ म्यूचुअली सेटल करते हैं। लड़का बेचारा वो असमर्थ होता है देने में, उसके पास नहीं है इतना और इतनी बड़ी अमाउंट उससे मांग ली जाती है, वो घर बेच के तो देगा नहीं अपना। तो दोस्तों इसी अधिनियम की धारा 4 इस विषय में बताती है। यानी कि धारा 4 ये कहती है यदि किसी भी पक्ष के द्वारा लड़का लड़की के माता पिता से या उसके रिलेटिव से किसी भी प्रकार की दहेज की मांग की जाती है तो, यानी कि यहां पर कहीं यह नहीं लिखा है कि केवल दहेज की मांग लड़के वाले ही करेंगे, लिखा है दूल्हा और दुल्हन किसी भी पक्ष के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फादर, रिलेटिव्स और उनके गार्जियन से कोई भी मांग की जाती है तो वो इस धारा के अंतर्गत एक ऑफेंस होगा, एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। यानी कि यदि लड़की के द्वारा भी 30 लाख 50 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपसे इस तरह से डाउरी मांग रही है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लड़की भी डाउरी मांग रही है सेक्शन 4 के अंतर्गत कि इतने पैसे की डिमांड कर रही है। और दोस्तों ये प्रूफ भी बड़ी आसानी से आपको वुमेन सेल की कंप्लेंट से मिल जाएगा, या फिर लड़की ने अगर डाइवोर्स पिटीशन फाइल करी है तो उसमें मिल जाएगा, यदि मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करी है तो उसमें मिल जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा डाला है तो उसमें मिल जाएगा। वो कहीं ना कहीं इस बात को जरूर लिखती है कि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया और इतना पैसा उसको दे दिया जाए। तो दोस्तों सेक्शन 4 ये कहता है कि यदि किसी भी प्रकार से लड़की या लड़के के रिश्तेदारों के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाउरी की डिमांड की जा रही है तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यानी इस एक्ट की धारा 3 और धारा 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके फेवर की है। बस अब बात यह है कि इसको यूज कैसे किया जाए। ये 2 धारी तलवार है, यदि आपने गलत यूज किया ये वापस आप पे वार कर देगी और आप मुसीबत में फंस जाएंगे। बस दोस्तों जरूरत इस बात की है कि आप ये मुकदमा जिससे भी तैयार करवाएं वो लीगल प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको इसका अनुभव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए और लेने के देने पड़ जाए।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये दहेज के मुकदमे की काट कर सकते हैं, उसको उसके बनाए गए जाल में फंसा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। दोस्तों यदि आप किसी भी पर्सनल मैटर के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।